students, welcome back to my YouTube channel. This is Kashima Soni and today we are going to start the next portion of the chapter, some basic concepts of chemistry. Yes, so far we have discussed about what is chemistry, what are the applications and scope of chemistry. We have also talked about matter, its classification, its properties in this detail. So I am just going to talk all about that in a summarized manner, and if you have not seen the previous video, I would like to make a request to you. So to go check the link that I have mentioned in the description box and then switch to this portion of the chapter. Okay, only then you will be able to understand what we are discussing actually. Correct. So go over there, see the first part of this chapter and then switch to this particular video. Correct. So proceeding further. Yes, so let's talk about matter and its classification. See, anything that has mass and occupies space is definitely known as matter. For example, let me show you. We have discussed about these few examples: apple, computer, air, water, table, and a person himself. Over here, you can see all these are the example of your matter because all of these things occupy space and definitely they have some mass, which is why they all are the example of matter. Correct. Then we have talked about the classification of your matter, which includes two types of classification. First one being your physical, second one is your chemical classification. अब physical classification में हम बात करते हैं matter की physical state के बारे में. जैसे कि आपके पास तीन states हैं matter की: solid, liquid and gases. सॉलिड स्टेट क्या है? जिसके एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम हो. एंड सॉलिड स्टेट, आपके जितने भी सॉलिड्स हैं, दे आर जनरली हार्ड एंड दे आर रिजिड इन स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल, आपका वुड हो गया, टेबल हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर रोड हो गई. देन आपका कॉमन सॉल्ट, जिसका फॉर्मूला आपके पास होता है NaCl. ओके बेटा, सो दिस इज योर सॉलिड. Now next is your liquids. Liquids जिसके definitely एक fixed volume है, but उसका कोई definite shape नहीं है. Liquid को आप जिस भी कंटेनर में डाल दोगे, जैसा उस कंटेनर का शेप होगा वैसा ही वो लिक्विड शेप ले लेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने उसको ओवल कंटेनर में डाला है वो ओवल शेप ले लेगा, अगर आपने उसको स्क्वायर या रेक्टेंगल कंटेनर में डाला है वो वैसे ही शेप ले लेगा. सो दैट इज वन थिंग अबाउट योर लिक्विड. नाउ प्रोसीडिंग टू द गैसेस. गैसेस की ना ही आपके पास कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ना ही आपके पास कोई डेफिनेट शेप होती है. आप उसे जिस भी वेसल में डाल दोगे, गैस पूरा को पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी उसकी. और आपकी गैसेस के एग्जांपल आते हैं एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड. ये सब की सब आपकी गैसेस है. फिर हमने पार्टिकल नेचर की बात की थी, वो आपको जानने के लिए प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी. अभी के लिए हम सिर्फ इसको समराइज पोर्शन में खत्म करेंगे. ठीक है. Then we'll talk about the chemical classification. But before that, we have also discussed about how your solid, liquid and gases are interconvertible. We have also discussed about its example. तो अगर आपको उस बारे में जानना है, definitely आपको previous video देखनी पड़ेगी. So चलते हैं आगे. Second है आपका chemical classification, जो आपकी बेस करती है upon composition. ठीक है, मतलब हर किसी सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन अलग अलग होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉम्पोजिशन अलग अलग करती है, वेरी करती है हर सब्सटेंसेस की, राइट. तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास केमिकल क्लासिफिकेशन आई मैटर की, एंड वहां आपका मैटर डिवाइड हो गया फर्दर इनटू टू टाइप्स: प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर. बच्चा, प्योर सब्सटेंसेस नाम से ही क्लियर है, प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल. ठीक है. और मिक्सचर, जैसा कि नाम बता रहा है, मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल यहाँ पे होगा आपके पास. ठीक है. अब प्योर सब्सटेंसेस में बात करते हैं तो जितने भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो उनके केमिकल नेचर उनका सेम होता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल, आपका गोल्ड आ गया, कॉपर आ गया, ये तो हो गया प्योर सब्सटेंसेस का एग्जांपल. फर्दर आपके प्योर सब्सटेंसेस को डिवाइड किया गया है इनटू टू टाइप. फर्स्ट वन इज योर एलिमेंट, सेकंड वन इज योर कंपाउंड्स. ठीक है. एलिमेंट्स क्या है? ये आपके प्योर सब्सटेंसेस का वो सिंपलेस्ट फॉर्म है जिन्हें ना ही आप डिकम्पोज कर सकते हो, ना ही उसे किसी सिंपलर सब्सटेंस से बना सकते हो. ठीक है. और आपके पीरियोडिक टेबल में आपके पास 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से आपके 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचर में नेचुरली आपके पास अकर होते हैं. these are the other things that we have discussed in the previous video. फिर आपके एलिमेंट्स को फर्दर डिवाइड किया गया इनटू थ्री टाइप्स: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स. सेमी मेटल्स को आप मेटलॉइड भी बोल सकते हो. ठीक है बच्चा. सो दिस इज वन अनदर थिंग. अब मेटल आपके पास क्या है? These elements are generally solid और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ इनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. फॉर एग्जांपल, लस्ट्रस, हार्डनेस,
एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, दैट मीन्स जितने भी आपके मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ये जनरली आपके पास मेलिएबल होते हैं। व्हाट आर मेलिएबल? मेलिएबल मतलब कि आप मेटल्स को बीट कर सकते हो इनटू थिन शीट्स, और इन डक्टाइल होते हैं नेचर में, मतलब आप इन्हें ड्रॉ कर सकते हो in the form of your wires also. For example, copper, silver, gold, aluminium, they all are falling in the category of metals, ठीक है। और about 80% of elements include your metals only, ठीक है बच्चा। ये तो आगे आपके पास एक और बात, ये तो होगी मेटल की बात। अब चलो आगे, नॉन मेटल्स क्या है? दे आर जनरली नॉन लस्ट्रस, brittle, and they are poor conductors of heat and electricity. I repeat, non metals are पुअर कंडक्टर्स। देखो मेटल और नॉन मेटल में तो यही डिफरेंस आ गया आपके पास कि मेटल आपके अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के, और नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये तो होगी नॉन मेटल की बात। अब एग्जांपल आपके पास नॉन मेटल का आ जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओके बच्चे। देन कम्स योर सेमी मेटल्स और मेटेलॉइड। देखो नाम से ही क्लियर है, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में फॉल करेंगी आपकी कैटेगरी, जिसको आप बोलोगे मेटेलॉइड्स, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो फॉल करेंगी इन द मिडल ऑफ योर इंटरमीडिएट ऑफ योर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, आर्सेनिक, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू, सिलिकॉन, आर्सेनिक, बिस्मथ, बिस्मथ एंड एंटीमनी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके मेटेलॉइड्स के एग्जांपल। अब आप कंपाउंड्स की बात करेंगे। कंपाउंड्स क्या है? ऐसे प्योर सब्सटेंस जिनके दो और दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होके आपको कंपाउंड बना के एक कैटेगरी देगी मेटल की, जिन्हें आप बोलोगे कंपाउंड्स, ठीक है। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब आपके पास मिलके कोई कंपाउंड फॉर्म करें उसे आप बोलेंगे, कोई भी एक मेटल फॉर्म करें उसे आप बोलोगे कंपाउंड्स, ठीक है। फर्दर आपके पास कंपाउंड में आ जाएंगे टू टाइप्स, दैट इंक्लूड्स योर इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स है जो आपके नॉन लिविंग सोर्सेज से आपको मिलते हैं। नॉन लिविंग सोर्सेज होगी जैसे रॉक्स, मिनरल्स, ठीक है। इन सब नॉन लिविंग सोर्सेज से जो आपको कंपाउंड ऑब्टेन होंगे वो होंगे आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट, मार्बल, वॉशिंग सोडा, ये सब आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फॉल करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो सिंपल सी बात है, जो आपको लिविंग सोर्सेज से मिलेंगे लाइक प्लांट्स और एनिमल्स से जो आपको मिलेंगे वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल, वैक्सेस, फैट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, ये सब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। देन कम्स योर मिक्सचर। अब हम करेंगे मिक्सचर की बात। तो मिक्सचर क्या है? जिसमें एक से ज्यादा काइंड ऑफ प्योर मैटर या फिर कुछ मिक्सचर में आप अपना डे टू डे रूटीन का एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। जैसे आपके पास आप भुजिया खाते हो घर पे, ठीक है, इट इज कंपोजिंग ऑफ मोर देन वन फॉर्म ऑफ थिंग, राइट। आपके भुजिए में पीनट्स भी होते हैं, समटाइम्स यू हैव सम अदर थिंग्स आल्सो इन योर दैट पर्टिकुलर भुजिया, राइट। सो सिमिलरली आप बोल सकते हो मिक्सचर किसी एक चीज से नहीं बल्कि काफी चीजों से मिलके बना है आपके पास। इट कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंसेस, ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जब मिलके आपके पास एक मैटर की फॉर्म दे रहे हैं उसको आप बोलोगे मिक्सचर, ठीक है। सो आप ये बोल सकते हो मिक्सचर के बारे में, combination of two or more elements or compounds in any proportion so that the compound do not lose their identity। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप लिख लो, और अगर आपको स्पीड में लग रहा है कि मैम स्पीड में बोल रहे हैं तो यू कैन slow down the speed of this particular video so as to easily make the notes, okay। and yeah, you have to be sure about making notes, otherwise आप ही के लिए प्रॉब्लम है, okay। So write it down once again, a combination of two or more elements or compounds in any proportion so that the components do not lose their identity। I repeat, a combination of two or more elements or compounds in any proportion so that the components do not lose their identity। Further आपकी जो मिक्सचर है वो दो तरह के हैं, होमो एंड हेट्रो। देखो बच्चा, होमोजीनियस तो आप मिक्सचर को तब बोलोगे जब आपके पास यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है उसकी थ्रू आउट, ठीक है। मतलब जो कंपोनेंट्स होंगे मिक्सचर के, इस केस में आप यूजिंग द पावरफुल माइक्रोस्कोप आल्सो आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि क्या है एग्जैक्टली आपके पास। फॉर एग्जांपल एयर, एयर आपकी होमोजीनियस मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस की, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ठीक है, उन सबको मिलके आपके पास एयर बनती है। तो ये तो हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो का एग्जांपल आपके पास यही होगा कि जो आपके पास नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगी थ्रू आउट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका मड वाटर हो गया, ठीक है, आपने पानी में
सैंड मिक्स कर दी तो आपको सैंड के पार्टिकल्स सेपरेटली दिखेंगे, विजिबल है बाय नेकेड आई ऑल्सो। ओके, सो आप नहीं कह सकते कि उसकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। तो ठीक है बच्चा, वो हो गया उसका हेट्रोजीनियस का एग्जांपल। तो बेटा मैंने यहाँ तक तो कर ली प्रीवियस वीडियो की बात ही। अब हम चलेंगे आगे, अब हम बात करेंगे अपने मेन टॉपिक्स की। Alright, so our next topic and the new topic of this particular chapter is expressing a physical quantity. देखो बच्चा, जब भी आप एक फिजिकल क्वांटिटी की कोई भी आपके पास वैल्यू है उसको आप एक्सप्रेस करते हो तो आप उसे बेसिकली टू पार्ट्स में एक्सप्रेस करते हो। फर्स्ट वन बीइंग योर न्यूमेरिकल यूनिट एंड सेकंड वन बीइंग योर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड वन इज योर यूनिट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एक किसी भी बॉक्स का वेट है आपके पास 5700 या फिर 5.7 केजी। देखो बच्चे, यहाँ पे 5700 और 5.7 आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है और ग्राम और केजी जो है आपकी यूनिट है। ठीक है, अगर आप वहीं इसको सिंपल न्यूमेरिकल फिगर को देख लो 5700 या 5.7, ठीक है, आई गेस मैंने यहाँ पे 57 लिखना था एंड आई हैव रिटन 500। ओके, इट इज 5700। सो अगर आपके पास सिंपल न्यूमेरिकल फिगर है 5700 या 5.7, तो क्या ये इंडिविजुअली कुछ रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास? डेफिनेटली इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग एनीथिंग राइट नाउ, बट जब आपने इसके साथ एक यूनिट को अटैच किया है तब आप बता सकते हो कि उस वेट उसका जो बॉक्स का जो वेट है वो आपके पास या तो 5700 ग्राम है या फिर आपके पास 5.7 केजी है। ये तो होगी एक बात। ठीक है, तो आपको समझ आया कि व्हाट इज द नीड ऑफ द यूनिट ओवर हियर। आपको यूनिट के बिना क्या पता लग रहा है कि क्या है 5700 और क्या है 55.7? बात समझ आई? ठीक है, तो ये तो होगी आपके पास एक बात। तो ये आप इसलिए बोल सकते हैं, यूनिट को यहाँ आप इस तरह डिफाइन कर सकते हो दैट इट इज डिफाइंड एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस chosen to measure any physical quantity. समझ आई बात? इट इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस chosen to measure any physical quantity. ये तो होगी आपके पास एक बात। अब यूनिट्स को आपने फर्दर डिवाइड किया है इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज योर फंडामेंटल यूनिट, जो आपकी किसी भी दूसरी यूनिट पे डिपेंड नहीं करती है। बेसिकली फंडामेंटल यूनिट या फिर आप इसको बेस यूनिट भी बोल सकते हो, ये आपकी इंडिविजुअल यूनिट है आपके पास। ठीक है, और डेराइव्ड यूनिट जो है आपके पास डिपेंड करती है आपकी फंडामेंटल यूनिट से। मतलब आपकी वो वाली यूनिट्स जो डेराइव हो रही हैं आपकी बेस यूनिट या फिर फंडामेंटल यूनिट से, उनको आप कहते हो डेराइव्ड यूनिट्स। आई बात समझ? तो ये तो हो गई आपकी यूनिट और उनकी क्लासिफिकेशन की बात, राइट? सो इसी तरह आपके पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1791, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1791 एक कमेटी थी आपके पास जिसका नाम था फ्रेंच फ्रेंच एकेडमी फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस। एक स्टडी कमेटी थी आपकी इस अकेडमी की। उस कमेटी का एक्चुअली नाम नहीं था, ये एक्चुअली एक अकेडमी का नाम है, फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस, जिसकी एक स्टडी कमेटी थी जिन्होंने डिवाइस किया था एक सिस्टम जिसको उन्होंने कहा द मीट्रिक सिस्टम। ठीक है, विच बिकेम क्वाइट पॉपुलर इन द साइंटिफिक कंपोनेंट कम्युनिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। समझ रहे हो बात? एक आपके पास अकेडमी हुई इन द ईयर 1791, फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस, जिसकी एक स्टडी कमेटी थी जिन्होंने एक सिस्टम डिवाइस किया जिसे आपने कहा द मीट्रिक सिस्टम। राइट डाउन द मीट्रिक सिस्टम। ओके, समझ आई बात? जो आपकी क्वाइट पॉपुलर होगी थ्रू आउट द साइंटिफिक कम्युनिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इस फंडामेंटल यूनिट्स जो भी थी आपकी मीट्रिक सिस्टम की, जैसे कि आप मान लो आपके पास यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हो मास के लिए उन्होंने यूज की किलोग्राम या फिर ग्राम्स। ठीक है, आपकी आ गई मीटर फॉर लेंथ, लीटर फॉर द वॉल्यूम। ठीक है, इंडिया में मीट्रिक सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था 1957 में, 1957 में। So in India, your metric system was adopted in the year 1957, and ये basically एक decimal system है, and there are actually different units for the physical quantities. यहाँ पे आप देख सकते हो SI units जो हैं आपकी, let me show you, wait a minute. So recent years में आपके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जनरली अग्री किया टू द यूज ऑफ योर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिनको कहा जाता है आपकी SI यूनिट्स। ठीक है, जिन्हें बेसिकली एब्रीविएट किया जाता है एज SI यूनिट्स। और ये जो यूनिट्स थी ये आपकी फर्दर अडॉप्ट कर ली गई थी बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन द ईयर 1960। ठीक है, तो आपने इनको एब्रीविएट करना है SI यूनिट। और जो डेजिग्नेशन आई, ये SI जो आपके पास डेजिग्नेशन आई, basically it came from the French name Systeme Internationale. I repeat, it came from the French name, let me write it down for you people.
over here. It came from the French name, that is Système International. ठीक है बच्चा, तो ये आपके इस फ्रेंच नेम से आया है ये एब्रिविएशन एसआई यूनिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपकी एसआई सिस्टम है उसकी 7 बेस यूनिट्स हैं जिनको हमने इस टेबल में फर्स्ट टेबल में यहाँ पे मेंशन किया है। यू कैन सी फॉर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटीज। ये कुछ क्वांटिटी है आपके पास जिनके आपको सिंबल भी मेंशन है और यूनिट्स भी मेंशन है और उनकी एब्रिविएशन भी मेंशन है। तो बच्चे ये सारी की सारी आपके पास है एसआई यूनिट। ठीक है, आई बात समझ? तो ये तो हमने बात कर ली आपके फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। अब कुछ आपके पास डिराइव्ड यूनिट्स भी हैं। यहाँ आप दूसरे टेबल में देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, एरिया, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम आपका किस पे डिपेंड करता है, आपके लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो लेंथ का क्यूब आपके पास क्या आ गया, मीटर का क्यूब, उसकी ऐसे यूनिट बन गई। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू से कि अल्टीमेटली इट इज डिपेंडिंग अपॉन योर फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ का क्यूब, तो लेंथ क्या है आपकी फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है बच्चा, फंडामेंटल क्वांटिटी है, वहां से आपने बोला कि जो आपकी डिराइव्ड यूनिट है वो डिपेंड कर रही है आपकी फंडामेंटल यूनिट्स पे। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। Alright, so the next topic that we are going to discuss includes some of the commonly used quantities that we see in chemistry, which include the very first one is your mass and weight. देखो बच्चा, mass क्या है? Mass of a substance is the amount of matter present in it. ठीक है, कि कितना मैटर एक ऑब्जेक्ट के बीच में प्रेजेंट है, दैट इज द मास। समझ गए? और एक बॉडी के लिए जो मास है वो कांस्टेंट रहता है और वो कभी भी चेंज नहीं करेगा विद द चेंज ऑफ लोकेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अर्थ से उसको मान लो मून पे ले गए एक पर्सन को, तो उसका मास चेंज नहीं करेगा। ठीक है, मास सेम ही रहने वाला है। आई बात समझ? तो मास विल रिमेन सेम वेदर इट इज योर मून और अर्थ, whatever is the location, mass will remain same। और मास की ऐसा यूनिट आपके पास है किलोग्राम। आई बात समझ? वहीं अगर हम वेट की बात करते हैं तो वेट क्या है? फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ मास बाय ग्रेविटी, कि ग्रेविटी कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है एक मास पे। ठीक है, दैट इज योर वेट। और वेट कांस्टेंट नहीं रहता है, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, वही आपका मास जो था वो कांस्टेंट रहता था, वेट कांस्टेंट नहीं रहता है। वेट क्या है? इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन अ मास। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप एक यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल लिया है कि अगर हम वेट की बात करें तो मास चाहे उसका 50 केजी रह रहा है आपके पास, लेकिन जो वेट है, वेट इज चेंजिंग। यू कैन सी weight is changing, it is around 490 newton on your earth and now it is 82 newton on your moon। ठीक है, तो इस तरह ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए, बट देयर आर सेवरल अदर एग्जांपल्स एंड यू हैव टू सी ऑल दोस थिंग्स इन योर बुक। करेक्ट, ऑलराइट। सो हियर लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। आपसे एग्जाम आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन योर मास एंड वेट। तो मास आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा बच्चा, और मेनली तो आपके जो मैंने पीछे आपके बताए डिफरेंसेस वही हैं कि मास जो है वो रेगुलर रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। वही आपका जो वेट है वो ऑल्टर करेगा प्लेस टू प्लेस। ठीक है, मास जो है वो आपका आप मेजर कर सकते हो बाय ट्रेडिशनल बैलेंस। वही आपका जो वेट है इट इज डिफाइंड बाय स्प्रिंग बैलेंस। देयर आर ट्रेडिशनल बैलेंसेस आर सेपरेट एंड स्प्रिंग बैलेंस जो आपने अपनी लैब में भी देखा होगा, ये पढ़ा हुआ। ठीक है बच्चे, तो आई शो यू द यू नो photos in next video और I'll try to paste it over here only if it is possible। तो आप देख सकते हैं वहां भी। ओके, यूनिट आपकी मास की आ गई किलोग्राम या फिर ग्राम, वेट की न्यूटन है। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, वेट आपका जीरो हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कि कितना आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है आपके मास पे, आपकी बॉडी पे। ठीक है, सो मास जो है वो ऑलरेडी बता दिया, वो चेंज नहीं करता है लोकेशन बेसिस पे, वेट करता है। ठीक है, आप ऑर्डिनरी वेइंग स्केल के थ्रू मास को कर सकते हो मेजर, वहीं आपको वेट को आपको मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो होगी आपकी बात मास और वेट की। अब देखो बच्चे, यहाँ कन्वर्जन की बात है कि आपके किलोग्राम को कन्वर्ट कैसे करेंगे ग्राम में।
ठीक है। हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम, जब आपको अगर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू डिवाइड इट इनटू डिवाइडेड बाय 1000, समझे। और वहीं आपको अगर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट पर्टिकुलर गिवन क्वांटिटी विद 1000, करेक्ट। Alright, and if you have to convert the grams into milligram, then further आप उसे multiply करोगे 1000 से। मिलीग्राम को आपको माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आप उसे फर्दर मल्टीप्लाई करोगे 1000 से। सेम इज द केस, माइक्रो को आपको मिली में करना है, डिवाइड कर दो 1000 को 1000 से, जो भी आपकी गिवन क्वांटिटी है। आपको मिलीग्राम से ग्राम में करना है, डिवाइडेड बाय 1000। सेम इज द केस विद ग्राम टू किलोग्राम। तो ये आपकी कन्वर्जन फैक्टर हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में। देखो बच्चा, वॉल्यूम क्या है कि एक आपका ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, दैट इज द वॉल्यूम, ठीक है बच्चा। और वॉल्यूम की एसआई यूनिट आपके पास है मीटर क्यूब, और इसको डिफाइन करेंगे एज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द क्यूब हैविंग ईच एज ऑफ 1 मीटर, ठीक है। हर क्यूब का आपने मान लो एज जो है, अगर आपके इट इज नॉट प्रॉपरली मेड, लेट मी मेक इट अगेन फॉर यू। अगर सारी एजेस आपके इस क्यूब की मीटर है, ठीक है, तो आपकी जो वॉल्यूम होगा यहाँ पे, इट इज हैविंग एसआई यूनिट गोइंग टू बी मीटर क्यूब, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, दैट इज वन थिंग। अच्छा बच्चे, तो ये देखिए आपके पास सेवरल मेजरिंग डिवाइस आप देख सकते हो यहाँ पे। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। Over here you can see burette. Yes, over here you can see burette. Here you can see the graduated cylinder, और जिसे आप measuring cylinder भी बोल सकते हैं, pipette that you use while you are doing your volumetric analysis, and this is a volumetric class. So all these have their some mark, the calibration mark present over there, जिसके थ्रू जितना भी आपको required portion चाहिए है उतना आप ले सकते हो, ठीक है। So that is how these are the separate measuring devices for your to check the volume of whatever substance, whatever liquid you are taking in it. Okay, आप measure कर सकते हो कि कितनी quantity आपको required है using this particular apparatus. Okay, so that is one thing about your volume. चलते हैं आगे। अब देखो बात करेंगे हम डेंसिटी की। बच्चा, डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी इज ऑफ द सब्सटेंस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो मास की है किलोग्राम, वॉल्यूम की है मीटर क्यूब, तो इसकी आपके पास क्या बन गई, किलोग्राम इनवर्स मीटर क्यूब, ठीक है बच्चा। ये इसकी होगी आपके पास क्या, ये रही एसआई यूनिट, ठीक है बच्चा। तो इस तरह आप देख सकते हो यहाँ पे डेंसिटी की एसआई यूनिट, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो बाय सिंबल रो। सो ओवर हियर यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ these three thing, cork, wood and metal that we have taken and immersed it into water, okay। तो जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है बच्चे, मतलब किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, जिसका मास सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। जिसका मास सबसे ज्यादा है आपके पास, उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। मेटल का मास सबसे ज्यादा है, विच इज वाई इट इज इजिली इमर्स्ड इन योर वाटर। देख पा रहे हैं आप, जितना डेंस है उतना इजिली इमर्स हो रहा है। उसकी कंपैरिजन में वुड की थोड़ी कम है, तो वो हाफ इमर्स्ड है, हाफ उसका बाहर ही है पोर्शन। कॉर्क की बिल्कुल भी कम बिल्कुल ही कम डेंसिटी है इन दोनों के कंपैरिजन में, विच इज वाई इट इज स्टिल लाइंग ऑन द अपर सरफेस ऑफ योर वाटर। अंडरस्टूड? सो दैट इज वन थिंग। चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर की। सो बच्चे, टेम्परेचर क्या है, जो भी एक ऑब्जेक्ट की कितना इंटेंसली वो हीट हुआ है या कोल्ड हुआ है, उसको मेजर करके बता सके, वो है आपका टेम्परेचर, ठीक है। 3 स्केल्स यूज करते हैं आप टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। एसआई स्केल है आपके पास, जिसे आप केल्विन स्केल बोलते हो, और इसे केल्विन में मेजर करते हैं आप। सेकेंड इज योर सेल्सियस स्केल मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। थर्ड इज योर फारेनहाइट स्केल मेजर्ड इन डिग्री फारेनहाइट। तो ये दो आपके पास फॉर्मूले हैं जिन्हें यूज करके आप जो भी, अगर आपको कन्वर्जन करनी है डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में और फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, या फिर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, तो आप वो कर सकते हैं वेरी इजीली। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला इज टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू फारेनहाइट, दैट इंक्लूड्स डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9, सॉरी नॉट फारेनहाइट। अगर आपको फारेनहाइट में फारेनहाइट को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो आप ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस वन, ठीक है। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फारेनहाइट की जो भी वैल्यू हो यहाँ पुट डाउन करो, -32, ठीक है। सेकेंड इज योर डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू, अगर आपको फारेनहाइट डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास सेकेंड फॉर्मूला आएगा,
ठीक है बच्चा, ये दो फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो। चलते हैं आगे। तो देखो ये आपके पास आपके अलग अलग स्केल्स के आपके पास थर्मोमीटर है। फर्स्ट वन इज ऑफ केल्विन, सेकंड इज सेल्सियस, थर्ड इज फारेनहाइट। यू कैन सी ओवर हियर। सो जब आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस होगा आपके पास सेंटर वाले में देखो, दैट मीन्स केल्विन में होगा वो आपके पास 273 केल्विन, और आपके पास फारेनहाइट में होगा 32 डिग्री फारेनहाइट। एंड बच्चे वो है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपका कितना होता है डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट में 98.6 डिग्री फारेनहाइट, एंड जो आपका केल्विन है उसमें 310 केल्विन। अगर आप बात करें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की, जिसके अब जाके वो बॉईल होना शुरू कर देता है पानी आपका, दैट इज फारेनहाइट में 212 डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, एंड आपका केल्विन में 373 केल्विन। सो दीज आर सम क्वेश्चन जो आपके कई बार बाई चांस ही आपके कंपटीशन में भी पूछ सकते हैं कि यार बताइए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है इन टर्म्स ऑफ योर केल्विन, इन टर्म्स ऑफ योर डिग्री फारेनहाइट। ओके, डिग्री सेल्सियस में मोस्टली बच्चों को पता होता है, बट मोस्टली बच्चों को केल्विन और फारेनहाइट में नहीं पता होता। तो आप कन्वर्जन सीखेंगे, आपको ये चीजें अपने आप ही आ जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरमेंट एंड योर सिग्निफिकेंट फिगर्स। So what is chemistry over here? We know that it is largely an experimental science. तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर यूनिट या किसी भी क्वांटिटी से डील करना है तो आपको देखना है कि आप उसे पर्टिकुलरली मेजर कैसे कर सकते हो। सो कई डिवाइसेस अवेलेबल है लैब में आपके पास, सो एज टू मेक योर सिंपल मेजरमेंट्स। फॉर एग्जांपल मीटर रॉड मेजर करती है लेंथ, बैलेंस मेजर करता है मास, ब्यूरेट, पिपेट, ग्रेजुएटेड सिलेंडर और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आपके मेजर करते हैं वॉल्यूम को, थर्मोमीटर मेजर करता है टेम्परेचर को। ठीक है, ये सब तो हम पीछे देख चुके हैं। अब आपको अगर एक्सप्रेस करना है डिफरेंट मेजरमेंट्स के रिजल्ट्स को, तो आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हो दो टर्म्स में। एक तो है आपके पास एक्यूरेसी एंड सेकंड इज योर प्रिसिशन। सो दीज आर द टू टर्म्स, फर्स्ट वन बीइंग योर एक्यूरेसी and second one is your precision, that are commonly used term to measure the result of different quantities. Okay, and first one being your accuracy. So accuracy क्या है आपके पास? It refers to the closeness of an experimental value or the mean value of set of measurements in true value. I repeat, क्या है कि कितनी आपकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है या फिर मीन वैल्यू है, एक मेजरमेंट जो आपने कुछ 4-5 मेजरमेंट की हैं उसके कितने अप्रोक्सीमेटली क्लोज आपके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है ट्रू वैल्यू के अराउंड। समझ रहे हो बात को? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक बार फिर से सुन लो। लेट मी अरेज एवरीथिंग ऑन द स्लाइड। सो व्हाट दे आर सेइंग दैट इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और द मीन वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ मेजरमेंट्स। मतलब मान लो आपके पास 4 सेट है, आपके पास 6 सेट मान लो आगे कोई, उनकी जितनी भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, जितनी भी उनकी जो क्लोजनेस है इनके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है, जितनी उसकी क्लोजनेस होगी वो आपकी एक्यूरेट मेजरमेंट होगी। समझ आई बात? जितनी ही मतलब आपके पास डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही कम एक्यूरेट होगा, जितना ही कम डिफरेंस होगा उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट होगी। सो दैट इज व्हाट इज रिटन इन द सेकंड पॉइंट। स्मॉलर द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, लार्जर इज द एक्यूरेसी। जैसे कि एग्जांपल ले लो, एक कंपाउंड में आपके पास 20.30% क्लोराइड प्रेजेंट है, और जो केमिकल एनालिसिस है इस सैंपल का बाय वन मेथड, मान लो उस मेथड को आपने मान लिया मेथड ए ओवर हियर, वो आपको मीन वैल्यू दे रही है 20.60% क्लोराइड की, वाइल अदर मेथड आपके पास मेथड 2 में मीन वैल्यू आ रहा है 20.46% क्लोराइड की। ठीक है, सो अगर आप डिफरेंस देखो बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मीन वैल्यू इन फर्स्ट केस, बच्चा ट्रू वैल्यू कितनी थी आपके पास? ट्रू वैल्यू आपके पास है 20.30% और मीन वैल्यू आपके पास क्या है 20.60 ए में, तो उसको सब्सट्रैक्ट कर लो 20.60 को 20.30 से, तो आ गया 0.30। ठीक है बच्चे, ओवर हियर यू कैन सी yes over here, and the difference between your true value and mean value in method B is your 0.16%. so यहाँ से आप देख सकते हो कि क्लोजनेस किस केस में आ रही है आपके। सो एक्यूरेसी क्या एक्सप्लेन कर रहा है? इट एक्सप्लेन्स द और एक्सप्रेसेस द करेक्टनेस ऑफ द मेजरमेंट। आई बात समझ? आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो जैसे कि आपने देखा कि मेथड बी में आपके क्या है, डिफरेंस कम है एज कंपेयर टू मेथड बी। तो जो आपका मेथड बी है वो मेथड बी जो है वो ज्यादा एक्यूरेट डाटा दे रहा है एज कंपेयर टू मेथड ए। समझ आ गई बात? तो मेथड बी इज गिविंग यू मोर एक्यूरेट डाटा बिकॉज उसमें जो डिफरेंस है ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू में वो कम है एज कंपेयर टू मेथड ए। आई बात समझ? चलो आगे। तो अब हम बात करेंगे प्रिसिशन की।
देखो पीछे हमने जो बात की वो क्या था, एक्यूरेसी थी आपकी क्लोजनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ट्रू वैल्यू, ठीक है, क्लोजनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और मीन वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, ये तो होगी आपकी एक्यूरेसी। प्रिसिशन क्या है, इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी, कितनी सारी आपके पास मेजरमेंट है उसमें जो सबसे क्लोजनेस जहां पे होगी दैट रेफर्स टू योर प्रिसिशन वैल्यू, ठीक है, जितनी कम डिफरेंस होगा बिटवीन इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट उतनी ही ज्यादा प्रिसिशन होगी आपके पास। समझ आई, ठीक है, एग्जाम्पल से समझ आएगा बेटर। सो द टर्म एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन कैन बी बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल। Consider the result obtained by 4 students. Over here you can see the result obtained by 4 students for the percentage of iron in a sample. देख सकते हैं आप यहाँ पे फॉर स्टूडेंट ए आपके पास कितना है, मीन वैल्यू है 20.50 और डेविएशन आप देखिए यहाँ पे 50 to 48 आपके पास कितनी आ रही है, 2 की आ रही है, 2 का डिफरेंस है इन सबके बीच, ठीक है। वही आप देखो 75 to 65 आपके पास, मतलब इन सब के बीच में आप देखेंगे तो आपके पास डिफरेंस आएगा 24 का एंड आपके पास वैल्यू है मीन 20.52। थर्ड के केस में देखिए आपके पास डिफरेंस आ रहा है 5 का डिफरेंस, दैट इज प्लस नॉट 5 का, प्लस माइनस 0.05 का डिफरेंस है। प्रीवियस केस में भी प्लस माइनस 0.02 का, बी में 0.24 का डिफरेंस है, लास्ट में आपके पास 0.30 का डिफरेंस है और आपके पास मीन वैल्यू है 20.30। ओके बच्चा, तो देखो रिजल्ट जो आपका स्टूडेंट ए ऑब्टेन कर रहा है वो आपका डेफिनेटली एक गुड प्रिसिशन दे रहा है बिकॉज क्लोजनेस है उनकी मेजरमेंट वैल्यूज में, ठीक है, इंडिविजुअल मेजरमेंट्स आर क्लोज टुगेदर, 0.02 का ही डिफरेंस है बाकी सबके कंपैरिजन में, ठीक है, एंड ऑल्सो दे हैव गुड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी भी उनकी अच्छी है 20.50, ठीक है, समझ आई बात, बात समझ रहे हो, मतलब एक्यूरेसी जो आपकी मीन वैल्यू आई है वो भी आपका करेक्ट है एज कम्पेयर टू अदर वन, समझ रहे हो इस बात को। सो आपने कैसे बोला कि मीन 20.50 जो है वो एक्यूरेट है बच्चा, क्योंकि जो आपका ट्रू वैल्यू है ना, जो ट्रू वैल्यू है दैट इज 20.50 मिलीग्राम ऑफ आयरन, ठीक है, तो ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू में जो डिफरेंस बचेगा आपका जीरो बचेगा, मतलब क्लोजनेस है विच इज वाई आप बोलो कि एक्यूरेट है। तो स्टूडेंट ए की मेजरमेंट्स जो है वो क्वाइट एक्यूरेट एंड प्रिसाइज है आपके पास। वही आप स्टूडेंट बी के केस में देखो तो उसकी बहुत ही पुअर प्रिसिशन है बिकॉज डिफरेंट देखो उनकी जो इंडिविजुअल वैल्यूज है, इंडिविजुअल मेजरमेंट्स है, उसमें डिफरेंस ही कितना ज्यादा है, 0.24 का डिफरेंस है आपके पास, ठीक है, तो प्रिसिशन तो इट इज क्वाइट प्योर, सॉरी नॉट प्योर, पुअर, ओके, एंड वहीं आप बात करो एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी स्टिल इज गुड बिकॉज 20.50 के करीबन करीबन ही है 20.52, सो इट इज क्वाइट क्लोज टू द ट्रू वैल्यू विच इज वाई आपका इट इज क्वाइट एक्यूरेट बट नॉट गुड प्रिसाइज, स्टूडेंट बी की मेजरमेंट। स्टूडेंट सी की बात करें तो देखो उसकी आपके पास वैल्यू आई है 20.20 मीन वैल्यू एंड आपकी डेविएशन है 0.05 की, ठीक है बच्चा, तो आप देखिए क्या है वहां पे कि प्रिसिशन इज गुड बिकॉज इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी बहुत पुअर है बिकॉज 20.52 और 20.20 के बीच में बहुत ही डिफरेंस है, 0.32 का डिफरेंस है विच इज क्वाइट फार फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, ठीक है, तो इट इज नॉट दैट मच ऑफ एक्यूरेट बट डेफिनेटली गुडली प्रिसाइज, ठीक है। लास्ट के केस में देखो डी के केस में पुअर प्रिसिशन है क्योंकि 0.30 का डिफरेंस है एंड एक्यूरेसी भी पुअर है बिकॉज 20.30 और 20.50 में 20 का डिफरेंस है बच्चा, विच इज वाई बहुत ही पुअरली प्रिसाइज्ड है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रिसिशन और अपना आपने एक्यूरेसी कैसे चेक करनी है, ओके, so that is how you are going to check the accuracy and precision. I hope these two terms are quite clear to you. आप अपनी बुक रेफर कर सकते हो मॉडर्न इसके लिए and you can also refer Pradeep for the same. चलते हैं आगे। The next is our exponential and scientific notation. So बच्चे इन जनरल आपके जो नंबर है, कोई भी नंबर आपके पास जो गिवन है विद अ सिंगल नॉन जीरो डिजिट, आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह लिख सकते हो n into 10 raised to the power small n, where small n represent the number of places decimal point was moved. अगर आपका प्लस तब आएगा अगर आपका डेसिमल पॉइंट मूव हो रहा है टुवर्ड लेफ्ट साइड, माइनस तब आएगा, सॉरी लेफ्ट साइड इज टुवर्ड्स दिस साइड, ओके, एंड माइनस तब आएगा जब राइट साइड में मूवमेंट हो रही है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट की, समझ आई बात, एग्जांपल से समझेंगे। सो देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं आप साइंटिफिक नोटेशन में। सो इफ यू मूव द डेसिमल पॉइंट अंटिल देयर इज नो वन डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, तो अगर आपका एक्सपोनेंट गोज अप, कैसे, वो कौन सा केस होगा, ये देखो आपका डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट इज मूविंग टू द लेफ्ट साइड तो आपका एक्सपोनेंट जाएगा ऊपर, अगर इफ इट इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट साइड तो एक्सपोनेंट गोज डाउन। एग्जांपल देखिए,
ये है आपका एक एग्जांपल 156,000 पॉइंट। अब आपने इस पॉइंट को कहाँ मूव करना है, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये आपके पास रह जाए 1.56, ठीक है। तो आपने कितना मूव करवाया, 1 2 3 4 5, आई रिपीट 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपने कर दिया, मतलब कि एक ही डेसिमल के पहले आपके पास एक ही नंबर डिजिट रह गया, ठीक है। तो 5 साइड आपको उसको 5 प्लेसेस पे मूव करना पड़ा डेसिमल पॉइंट को। तो ये आपके पास आ गया 1.56 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵5। बट बच्चा ये आपका एक्सपोनेंट मूव हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, इसलिए आपका प्लस में साइन आएगा, जैसे कि हमने पीछे देखा है 10⁻² प्लस कब आएगा, व्हेन इट इज मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ठीक है। वहीं अगर दूसरा एग्जांपल देख लो, 5.3 इंटू 10⁻⁻6। बच्चा अब ऑलरेडी आपके पास पॉइंट में है 5.3, अब आपको इसको मूव करवाना है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो देखो अब नहीं, टुवर्ड्स राइट साइड आपको मूव करवाना है। तो क्या करेंगे आप, आपके पास 10⁻⁻6 है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 और ये आपका आ गया पॉइंट, 1 पॉइंट ये आ गया, और इसके बाद आपके जितने 5 प्लेसेस आगे उसके मूव करवा दिया। आई रिपीट, देखिए फिर से। सो क्या किया है आपने, आपने डेसिमल पॉइंट को मूव किया है 6 प्लेसेस टू द राइट। तो आप देख सकते हो आपका एक्सपोनेंट इट गोज डाउन बाय 6, तो इसलिए आपने इसको कैसे लिख लिया बच्चे, ये आपके पास गिवन था ये चीज, और आपको कन्वर्ट करना था इसमें। तो आपका एक्सपोनेंट इस साइड राइट साइड मूव कर रहा है, तो कैसे करेगा, लेट मी डू इट अगेन फॉर यू, लेट मी क्लियर द स्लाइड फर्स्ट। आपको इसे इस तरह से करना था, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ओके, द कलर इज गोइंग टू बी दिस ओनली, ओके। तो आपको इस तरह से शिफ्टिंग करवानी है कि आपका सिर्फ एक ही नॉन डिजिट डेसिमल की साइड आपका जो नंबर रह जाए वो एक ही रहे उसके लेफ्ट साइड पे। सो यू कैन सी लाइक दैट यू हैव टू मूव द डेसिमल पॉइंट 6 प्लेसेस टू द राइट। सो आपका 6 प्लेसेस आप मूव करवा रहे हो उसको, 1 2 3 4 5 6 5.3। तो ये आपके 6 प्लेसेस पे राइट पे मूव करवा रहे हो, तो 10⁻⁻ कैसे हो गया, क्योंकि राइट साइड मूवमेंट हो रही है आपकी, समझ आई बात, ठीक है। राइट में मूव कराओगे तो 10⁻⁻, लेफ्ट में करवाओगे तो 10⁻+। दो एग्जांपल से आपने आई होप समझ भी लिया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अरिथमेटिक यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सो आप क्या करेंगे जब भी आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन करनी है एक साइंटिफिक नोटेशन में, तो जो आपका एक्सपोनेंट है यानी कि स्मॉल n जो आप ले रहे थे n इंटू 10⁻n में, इट मस्ट बी सेम इन बोथ नंबर्स। देखो कैसे, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, एक्सपोनेंट को सेम करोगे दोनों डायरेक्शन में, तभी आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन अच्छे से कर पाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर नहीं भी समझ रहे तो एग्जांपल के थ्रू समझ जाएंगे। यहाँ देखिए, मान लो आपको ऐड करना है 4.236 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ को और 3.528 इंटू 10⁻⁴ को। तो आपको क्या करना है, या तो इसे 3 में कन्वर्ट करो या तो इसको 4 में करो। तो बेनिफिशियली नॉट बेनिफिशियली, प्रेफरेबली हम क्या करेंगे, हम 10⁻⁴ में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं 10⁻³ को, ठीक है। वी मस्ट एक्सप्रेस बोथ नंबर्स सो दैट दे हैव द सेम एक्सपोनेंट n। So we can transform 3.528 into 10⁻³ को हम कर देंगे 10⁻⁴ में। कैसे, इसे आप मल्टीप्लाई या फिर ऐसा करिए डिवाइड कर दीजिए, ओके। यू हैव टू, इफ यू हैव टू इफ नॉट मल्टीप्लाई, इफ यू हैव टू डिवाइड इट बाय 10, तो आपके पास क्या आ जाएगा। अगर आपको मतलब क्या करना है, पीछे रूल था आपका कि अगर आपको लेफ्ट की साइड उसको मूव करवाना है तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक एडिशन में आ जाएगा आपका एक्सपोनेंट में जो भी है आपका एक एडिशन में पॉइंट चला जाएगा। यहाँ पे आपने एक साइड एक पॉइंट से मूव करवाया डेसिमल को, 1.35 करवाया, तो यहाँ पे 10⁻⁴ हो जाएगा। समझ आ रही है बात? ये आपने पीछे पढ़ा है, अगर नहीं समझ आया उसको एक बार फिर से अच्छे से सुन के आओ, ठीक है। आई रिपीट, क्या बोला मैंने कि अगर आपको डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है टुवर्ड लेफ्ट साइड, तो आपका एक्सपोनेंट जाएगा ऊपर, इट गोज अप साइड, ठीक है। एंड वही आप अब इसको करा, अब आपके देखो 10⁻⁴ हो गया यहाँ पे भी, और फर्स्ट टर्म में भी आपका 10⁻⁴ ही था ऑलरेडी, ठीक है। अब आप उसे करा दो ऐड, इन दोनों को कर दीजिए ऐड। तो क्या होगा, कॉमन ले लो 10⁻⁴ को बाहर और इन दोनों को कर दो टर्म्स को ऐड, तो ये आपका आ गया रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से आप करेंगे एडिशन, और सब्सट्रैक्शन भी आप इसी तरह से करेंगे, कॉमन ले लीजिए इन दोनों को एंड सॉरी 10⁻⁴ को कॉमन ले लो और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये हमने कैसे किया है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखो बात करेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो एक
जितनी भी अनसर्टेनिटी है आपकी एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यू में, वो किस वजह से है? इट इज ड्यू टू द स्किल एंड द एक्यूरेसी ऑफ द ऑब्जर्वर एंड लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। समझ रहे हो बात? क्या बोला है कि जो अनसर्टेनिटी आ रही है आपके एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यू में, वो क्यों आ रही है? ड्यू टू द एक्यूरेसी ऑफ ऑब्जर्वर, ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ योर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। समझ रहे हो? फर्स्ट पॉइंट इज स्किल एंड एक्यूरेसी ऑफ द ऑब्जर्वर। देखो जैसे कि क्या है, मान लो 3 स्टूडेंट्स हैं ए बी एंड सी, वो मेजर कर रहे हैं वॉल्यूम इन द सिलेंडर। ठीक है, उनकी तीनों की वैल्यू से अलग अलग आई। एक की आई 23.4, एक की आई 23.5, एक की आई 23.6 ml। ठीक है, तीनों की अपनी अपनी वैल्यूज आ रही हैं, तो मतलब जो भी उनका XYZ इंस्ट्रूमेंट है उसमें कुछ ना कुछ स्लाइटली चांसेस ऑफ एरर है। समझ रहे हो बात? तो ये तो होगी एक बात। सेकेंड आपका क्या है? लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट वन इज योर स्किल एंड एक्यूरेसी ऑफ ऑब्जर्वर, कि आपके पास तीनों के तीनों जो रिजल्ट आ रहे हैं उनमें 0.1 का डिफरेंस है। फर्स्ट वन वो हो गया आपका। ठीक है, सेकेंड है आपकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की डिफरेंस। मैंने आपको पहले वाले में बोल दिया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की डिफरेंस हो सकता है, लिमिटेशन हो सकती है। नो, एक्चुअली दैट इज गोइंग टू बी द केस ऑफ योर सेकेंड पॉइंट। मतलब फर्स्ट का कहने का मतलब एक्चुअल में पता है क्या है, कि मान लो अगर आपके जो एक्चुअल वैल्यू है वॉल्यूम की, वो है लिक्विड की वॉल्यूम की, वो है 23.5, तो इसका मतलब है जो बी स्टूडेंट है उसका काम सही है और ए और सी ने कोई ना कोई एरर उनकी वैल्यूज में है, कुछ ना कुछ एरर है, उनका कोई ना कोई एरर आया है उनकी वैल्यूज में। ठीक है, तो वो तो होगी स्किल एंड एक्यूरेसी ऑफ ऑब्जर्वर, कि कितना एक्यूरेट काम कर रहा है आपका ऑब्जर्वर लैब में। सेकेंड इज योर लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि सेकेंड तो या तो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में भी कोई ना कोई एरर हो सकता है। ठीक है, मान लो कि जो एक ऑब्जेक्ट का मास है, इट इज डिटरमिन्ड टू बी 9.265 ग्राम। ठीक है, इतना मान लिया आपने ओवर हेयर, यू कैन सी आई हैव मेंशनड इट ओवर हेयर। एंड अगर जो एनालिटिक बैलेंस जो आपका यूज कर रहे हो उसकी एक्यूरेसी है 0.001 ग्राम, दिस मीन्स जो एक्चुअल मास हो जाएगा ऑब्जेक्ट का वो हो जाएगा 9.265 प्लस माइनस 0.001 ग्राम। मतलब या तो ये एक पॉइंट आगे हो जाएगा 266 हो जाएगा ग्राम, या फिर एक पॉइंट नीचे हो जाएगा 264 ग्राम, ये इस तरह से। ठीक है, thus in the reported mass the first three digits are certain but the last one is uncertain and the uncertainty would be, ये रही आपकी uncertainty प्लस माइनस 1। ये चीज, ये आपकी प्लस माइनस 1 जो लास्ट डिजिट में, इस लास्ट डिजिट में जो आपकी अनसर्टेनिटी है कि आपको नहीं पता वहां 4 आएगा या 6 आएगा, दैट इज द अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 1 द लास्ट डिजिट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो ये एक बात तो होगी कि कितना करेक्टली ऑब्जर्वर काम कर रहा है, दूसरा तो हो गया कि इंस्ट्रूमेंट की कोई ना कोई लिमिटेशन हो सकती है आपके पास। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट नंबर इन इज अ नंबर, significant number in a number are all certain digits plus one uncertain digit। जितने भी आपके certain digit हैं वो तो होंगे, प्लस एक आपका uncertain digit होगा। तो यहाँ पे आपके कितनी significant figure होगी बच्चे? 1 2 3 4, तीन आपकी सर्टेन होगी डिजिट और एक आपकी अनसिग्निफिकेंट फिगर होगी। ठीक है, तो ये चारों के चारों ही आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। समझ आ रही है बात? ठीक है, these four are your significant figures. Thus, number of significant figures conveys the information that the last digit and all the other digits are known with the certainty. समझ आई बात? ये तो होगी एक आपके पास बात सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। अब देखो कुछ रूल्स होते हैं आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स के। फर्स्ट रूल इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं बच्चे वो सबके सब सिग्निफिकेंट है। एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल है 3.132 का, जिसमें चार सिग्निफिकेंट, चारों के चारों नॉन डिजिट है, चारों सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ तीन नॉन डिजिट है, तीनों ही आपके सॉरी नॉन डिजिट नहीं, नॉन जीरो डिजिट है, तीनों ही सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे 5.4 में दो नॉन जीरो डिजिट है, दोनों ही सिग्निफिकेंट फिगर है। आई बात समझ? सेकेंड रूल इज जीरोस बिटवीन टू नॉन डिजिट zero between two non-zero digits are significant. I repeat, zeros जितने भी आपकी कोई भी दो नॉन जीरो, ये आपके दो नॉन जीरो डिजिट है, बीच में आपका एक जीरो है, तो ये तीनों ही आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बच्चा। ठीक है, यहाँ पे आपके दो है तो आप इसे भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करोगे इन दोनों के साथ। ठीक है, यहाँ पे भी आपके दो जीरोस हैं बिटवीन दीज टू नॉन जीरो डिजिट्स, तो ये आपके टोटल हो गए 5 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ रहे हो? आई बात समझ? zeros between two non-zero digits are significant। ये हो गया आपका सेकेंड रूल। थर्ड रूल क्या बोलता है कि जीरो preceding to the first non-zero numbers, that is to the left of the first non-zero number, are not significant। मतलब
ऐसे जीरो आपके इंडिकेट करते हैं पोजीशन। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ मान लो आपके पास 0.324 है, तो जितने भी आपके जीरोस के साइड पे जितने भी आपको देखने को मिल रहे हैं नॉन जीरो डिजिट, दीज आर सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे आपके 2 हैं, यहाँ पे आपका एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, मतलब ये जितने नॉन जीरो डिजिट्स के आगे जो जीरो आ रहे हैं, आप इन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं मानेंगे, आप इन्हें नॉन जीरो इन्हें significant figures नहीं मानोगे, they are not significant, rather these there are only digits which are non-zero and they are only counted as your significant figures। समझ आई? जितने ये जीरो प्रीसीड कर रहे हैं ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। फिर से रिपीट कर रही हूँ एक एग्जांपल के साथ, 0.324 को देखो सिर्फ, अब जितने जीरो इसको नॉन डिजिट नंबर है आपका लास्ट 3, इसको जितने भी जीरो प्रोसीड करेंगे बच्चा वो सिग्निफिकेंट नहीं है आपके, यही 3 आपके सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे, समझे। नेक्स्ट देखो, all zeros placed at the end or to the right of a number are significant, या तो एंड में हो या तो राइट में प्रेजेंट हो नॉन जीरो डिजिट के, वो आपके सिग्निफिकेंट हैं, प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट और साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ये भी बात है कि अगर आपके डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे तभी आप उनको कैटेगराइज काउंट करोगे सिग्निफिकेंट में, अदरवाइज नहीं करोगे, ठीक है। और नॉन जीरो डिजिट के आगे वाले जीरोस को ही काउंट करोगे, पीछे वालों को नहीं, समझ रहे हो बात, ठीक है। तो यहाँ पे आपके देखो नॉन 0.0220 में 0.0200 में ये आपका 2 जो है नॉन जीरो डिजिट है, इसके राइट में आपके 2 जीरोस है, मतलब 2 तो आपका काउंट होगा ही, ये 2 जीरो भी इसके जो राइट पे वो भी काउंट होंगे, मतलब टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए आपके पास। 243.0 के राइट में जीरो है डेसिमल के बाद, तो आप उसको भी कैलकुलेट करोगे, 4 हो गए, ये 5 हो गए, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेट करते हो, तो ये हो गया आपके रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो इन एक्सपोनेंशियल नोटेशंस क्या है आपके पास, जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन है, ऑल डिजिट्स दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे कि ये एग्जांपल है आपके पास 0.0000000054 को आपने एक्सप्रेस किया, देखो यहाँ पे आपने मूव करना है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ठीक है। तो आप देखो, नो सॉरी नॉट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, आई एम सॉरी, टुवर्ड्स राइट साइड आप मूव करोगे, ठीक है। तो कितने पॉइंट्स मूव करने पड़ेगा आपको, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मतलब राइट साइड मूव करोगे तो एक्सपोनेंट गोज डाउन, मतलब माइनस में वैल्यू आएगी, तो 5.4 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। आगे समझ। अब जितने भी यहाँ पे आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये यहाँ पे देखो 2 हैं, दोनों ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। पहले आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन में, देन यू विल अंडरस्टैंड। Okay, so there are some calculation involving significant figures, which include some few rules. पहला रूल देखो, जब भी आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन करोगे, जो फाइनल रिजल्ट होगा इट शुड बी रिपोर्टेड अप टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस as are present in the term having least number of decimal places। देखो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ये। फॉर एग्जांपल देखिए आपका एडिशन ऑफ नंबर्स है, देखो एडिशन ऑफ नंबर आप कर रहे हो 7.23 2.1 और 0.3123, ठीक है। अब जो आप एक सेकेंड, जो आपका जो आपका 2.1 है उसमें ये आपकी एक ऐसी टर्म है जिसका आपके लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है, ठीक है। तो आप इसको मतलब इसके पास एक ही नंबर ओनली 1 डेसिमल प्लेस है, तो आपको इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, जो भी आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो आपका आंसर आया 9.642, तो आपने इसको कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में, दैट इज योर 9.6, ठीक है। आपने इसको राउंड ऑफ कर दिया इस तरह से, समझे। इसी तरह एक और एग्जांपल है 89.232 को आपने ऐड किया 1.1 से, बच्चा आंसर आपका आया 9.332, लेकिन 90.332, लेकिन आपने इसको कन्वर्ट कर दिया 1.1 में, 1 डेसिमल प्लेस ही रहे आपके पास 90.3, सिंस 1.1 हैज 1 डेसिमल प्लेस, देयरफॉर आंसर शुड बी रिपोर्टेड टू 1 डेसिमल प्लेस ओनली। दिस इज द फर्स्ट रूल, ठीक है। जब भी आप एडिशन सब्सट्रैक्शन करोगे, फाइनल रिजल्ट आपका जो आएगा it should contain up to same number of decimal place as are present in the term having least number of the decimal places, ठीक है। अब सेकंड आपका सेम, इसमें सब्सट्रैक्शन में भी सेम चीज होगी, जैसे आपने मान लो यहाँ पे आपके आफ्टर डेसिमल 2 प्लेसेस है, आपके 2 डेसिमल प्लेसेस है आपके सब्सट्रैक्शन में, तो इसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आया 1.2530, आपके 1.25 ही आंसर आएगा, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस ही रखने हैं आपको, ठीक है, समझे। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। उसी तरह से आपके बाकी एग्जांपल्स हैं, यू कैन सी दैट बाय योर ओन। चलते हैं आगे। सेकेंड रूल इज इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपका, इट शुड बी रिपोर्टेड अप टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स as are present in the terms with
लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि देखो आपको समझ आएगा अभी यूजिंग द एग्जांपल ऑफ योर मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। सो क्या है यहाँ पे, अगर आप मान लो मल्टीप्लाई कर रहे हो 5.1028 को, जिसकी सिग्निफिकेंट फिगर है आपके पास 1 2 3 4 5। कैसे कैलकुलेट किया, ये पीछे जो हमने रूल्स देखे थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के, उनको देखो, समझो पहले अच्छे से, फिर यहाँ पे आना। फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 1.30 से, जिसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके पास, ठीक है बच्चा। इन्होंने बोले कि जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर रहने चाहिए, जितने आपके दोनों जब आप मल्टीप्लाई कर रहे थे जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर थे उतने ही आपका आंसर आना चाहिए। तो ये आपका आंसर आया था 6.63364। बच्चा ये तो बन गए 1 2 3 4 5 6 बन गए सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चा आपको जो चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करके कर दोगे 6.63। तो ये आया आपका आंसर। इसी तरह आप डिवीजन में भी करोगे, ठीक है। तो अगर आपके पास इसको मान लो आप 5.2765 को डिवाइड करे 1.25 से, तो जिसके लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है उसी में आपका आंसर आना चाहिए। 4.212 आपका आंसर आया था, लेकिन आपको चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो उतना ही राउंड ऑफ कर दो इसको, 4.22 इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ आया? अब प्रॉपरली समझ लो रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। क्या है, इफ द डिजिट कम्स आफ्टर द डिजायर्ड नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर happens to be more than 5, preceding number is increased by 1। कहने का मतलब क्या है, if we have to remove 6 in 1.386, just give me a second, yeah over here। तो क्या है, आपको अगर 6 को रिमूव करना है तो क्या करोगे, जो इसका प्रीसीडिंग नंबर है, आपको देखो क्या बोला उन्होंने, अगर इसका जो आगे जो नंबर है वो 5 से इंक्रीज कर रहा है, यानी कि 6 है यहाँ पे, आपको उसको रिमूव करना है। तो उसके जो प्रीवियस नंबर जो था, यानी कि जो यहाँ पे है 8, उसमें आप एडिशन कर दोगे बाय 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.39। समझे, 1.386 है आपका, आपको 6 रिमूव करना है और ये 5 से ज्यादा है, तो पिछले वाले नंबर में ऐड कर दोगे आप 1। तो ये आपका आंसर आ गया 1.39। समझे, दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ। Second is, if the digit comes after desired number of significant figure is less than 5, it is neglected as such, that is the preceding number remains unchanged। जैसे कि आपके पास है 6.234, तो बच्चा 4 को रिमूव करना है, 4 आपका 5 से कम है, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा 3 पे, ये आपका राउंड ऑफ होके 6.23 रह जाएगा, ठीक है। ओके, लेट मी गो बैक फर्स्ट, ठीक है समझे। थर्ड रूल इज, इफ द डिजिट्स कमिंग आफ्टर डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर happens to be 5, then preceding number is increased by 1 only in case if it is happens to be odd। समझो इसे क्या बोला है इसने। सो देखिए फिर से पढ़िए इसे क्या कह रहे हैं ये, कि अगर आपका जो डिजायर्ड नंबर है सिग्निफिकेंट फिगर का, अगर उसके आफ्टर जो डिजिट आ रहा है इट इज हैपन टू बी 5 और प्रीसीडिंग नंबर जो है तब इंक्रीज करोगे बाय 1, अगर आपका जो प्रीसीडिंग नंबर है वो इट इज हैपन टू बी ओड, और अगर वो इवन है तो आप उसे चेंज नहीं करोगे। समझे, फॉर एग्जाम्पल आपका आ गया 6.75 is to be rounded off by removing 5, तो यू हैव टू इंक्रीज 7 to 8 बिकॉज 7 जो है आपका ऑड नंबर है, और आपको जैसे कि मैंने बताया जो 5 से पहले जो आपका नंबर होगा अगर वो ऑड है तो आप उसे इंक्रीज कर दोगे बाय 1। तो बच्चे ये आंसर आ गया आपका 6.8। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन है आपको 6.45 को राउंड ऑफ करना है, तो 5 से पहले है 4, ठीक है, वो ऑड नहीं इवन नंबर है, तो वो ऐसे ही रहेगा, आपको कुछ राउंड ऑफ नहीं करना है उसको, वो 6.4 ही रहेगा। ठीक है बच्चे, समझ गए। So there are some other examples that you can see. These are from your modern book only, तो आप वहां से चेक कर सकते हो इनको। ठीक है, चलते हैं आगे। Okay, then the next topic is dimensional analysis, which means the conversion of unit. Over here you can write down it's conversion of units। अब देखो क्या है, कन्वर्जन एक यूनिट की दूसरी यूनिट में करना हो तो इट इज डन बाय द मेथड दैट इज नोन एज फैक्ट्री लेबल मेथड, और जिसे आप यूनिट फैक्टर मेथड भी बोलते हो, या फिर आप उसको डायमेंशनल एनालिसिस भी कह सकते हो। ठीक है, सो इसे डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ। आई वांट यू ऑल टू राइट डाउन द क्वेश्चन। You have to express the following numbers into up to 4 significant figures। You have to express the following numbers up to 4 significant numbers। अब फर्स्ट नंबर है आपका 5.607892, 5.607892। Second is 32.392800। Third is 60,000। ये सब करके आप मुझे इनके आंसर बताएंगे इन द डिस्क्रिप्शन, इन द कमेंट सेक्शन।
I want you all to give the answer of this particular question in the comment section, and this will make me understand that how many of you are quite attentive in the lecture throughout. And if we are taking the pain to make the video session for you, all you can do is to support us by showing your love and appreciation and giving your meaningful comments and learning wisely. Learning wisely is a very important respectful gesture that you can show to any of your teachers. Okay, because हमें कोई फायदा नहीं है ऐसे वीडियोस बनाने का, हम आपके लिए कर रहे हैं और आपको क्या करना है इन रिटर्न, जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको कमेंट सेक्शन में आपको उनका आंसर देना है, रिप्लाई करना है, एंड ऑल्सो यू कैन टेल मी वेदर यू लाइक द वीडियो और नॉट। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये आप कर सकते हैं हमारे लिए। अच्छा, चले आगे। अब हम बात करेंगे आपके डायमेंशनल एनालिसिस की। ठीक है बच्चा, तो मैंने आपको क्या कहा कि जब भी आप कन्वर्ट करते हो किसी भी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में, तो वो आप कर सकते हो बाय फैक्टरी लेवल मेथड, जिसे आप यूनिट फैक्टर मेथड भी बोल सकते हो, और डायमेंशनल एनालिसिस भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपको कन्वर्ट करना है 25.6 मीटर्स को सेंटीमीटर में, तो कैसे करोगे बच्चा? 1 मीटर में आपका होता है 100 सेंटीमीटर, तो क्या मतलब हो गया आपका यहाँ पे 1 मीटर में हो गया 100 सेंटीमीटर, तो 1 क्या यहाँ से आपका मीटर चला गया 100 के नीचे। ठीक है, 1 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर। उसी तरह आप 25.6 मीटर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये आपका आ गया 25.6 मीटर। तो आपके पास 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर था, 1 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर था। तो आपने इसको कैसे 25.6 मीटर को मल्टीप्लाई कर दिया जब इससे, तो आपका मीटर से मीटर तो हो गया पहले कैंसिल। 25.6 को मल्टीप्लाई किया 100 से, इट कम्स आउट टू बी 22.560 सेंटीमीटर। समझ आया? तो इस तरह से आप कन्वर्ट करते हो। दिस इज योर फैक्टर लेवल मेथड बच्चा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास एक तरीका। अब आप मान लो ये आपका हो गया डायमेंशनल एनालिसिस का मेथड। पिछले क्वेश्चन में आपने सेंटीमीटर को मीटर में और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना सीखा बच्चा। अब यहाँ पे आपके पास एक और एग्जांपल है जहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है 1.50 किलोमीटर क्यूब वाटर को इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, अब देखो 1 लीटर में आपका एक और चीज है, 1 लीटर में वेयर है माय, ओके यहाँ पे लिखती हूँ साइड पे, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है आपका, ये एक और आपके पास यूनिट होती है। ठीक है, तो आपने मान लो कन्वर्ट करना है किलोमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में, लीटर्स में। तो क्या करोगे, 2 स्टेप में करोगे। सबसे पहले तो आपको किलोमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, फिर आप मीटर क्यूब को कन्वर्ट करोगे डेसीमीटर क्यूब में। तो किलोमीटर आपका जो 1 किलोमीटर है वो होता है 1000 मीटर, है ना बच्चा? तो 1 is equal to 10 raised to the power 3 meter, 1 kilometer is equal to 10 raised to the power 3 meter डिवाइडेड बाय 1 किलोग्राम, जैसे कि आपने पीछे किया। दिस इज अ फैक्ट्री लेवल मेथड। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब 1.50 किलोमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1.50 किलोमीटर क्यूब को आप मल्टीप्लाई कर दो इस टर्म से, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चा, समझ रहे हो क्या बोल रहे हो आपको? ये आपके पास क्यूब में क्यों आई ये टर्म? क्योंकि आपने ये 1 किलोमीटर में देखी थी, हम किलोमीटर क्यूब की बात करें, इसलिए आपके पास टर्म आ गया क्यूब में। समझ रहे हो? मैं फिर से रिपीट करती हूँ आपको यहाँ तक, जस्ट वेट अ सेकंड। सो देखो क्या किया है यहाँ पे, जो आपका 1 किलोमीटर है, जैसे कि मैंने आपको कहा, इट इज इक्वल टू योर 1000 मीटर्स। 1000 मीटर्स को आप कैसे लिख सकते हो? 10 raised to the power 3 मीटर में लिख सकते हो। तो ये आपका 1 किलोमीटर था। अब 1 जो है किलोमीटर आपका चला गया नीचे। ठीक है, ये चला गया नीचे। ये तो होगी 1 किलोमीटर के बारे में बात। 1 किलोमीटर क्यूब की बात करोगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। आपका समझ आइए कैसे आया? ठीक है, तो 1.50 किलोमीटर क्यूब को कन्वर्ट करो पहले मीटर क्यूब में, तो ये आपके पास कन्वर्जन इस तरह से किया आपने, आ गया 10 raised to the power 9 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर जो होता है आपका, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 10 डेसीमीटर। तो 1 इज इक्वल टू हो गया 10 डेसीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर। ठीक है, ओके लेट्स गो बैक। तो अब आपने फिर यूनिट फैक्टर लगाना है, क्या होगा? जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है दैट इज योर, ये था 1.50 इंटू 10 raised to the power 9 मीटर। ठीक है, मीटर क्यूब इंटू ये आपके पास आ गया 10 डेसीमीटर अपॉन 1 मीटर। ये क्यूब क्यों आया? क्योंकि सारी बात ही किलोमीटर क्यूब में चल रही है, तो आपने उसको कन्वर्ट करना है लीटर में। समझ रहे हो? पहले तो आप करोगे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट, 1 लीटर जो है वो दैट इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब ओनली, तो आप एंड में उसको लीटर ही लिख लोगे। ठीक है बच्चा, तो ये आपके पास आ गया 1.50 इंटू 10 raised to the power 12 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे ओवर हियर यू कैन सी दिस। कैसे आया? आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं आया होगा समझ तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई रिपीट इट फॉर यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
ओके, एंड दिस इज एक्चुअली क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज उन्होंने बात की है किलोमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने की, और 1 लीटर होता है आपका डेसीमीटर क्यूब, और डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया है, पहले किलोमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कर दिया, मीटर क्यूब को फिर डेसीमीटर क्यूब में कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो आपने कर लिया। आपका यही रिक्वायर्ड आंसर है 1.50 into 10⁻12 डेसीमीटर क्यूब। इस सब को आप चाहो तो एक सिंगल स्टेप में भी कर सकते हो जैसे नीचे करके दिखाया है, और आप इसे प्रॉपरली भी एक्सप्लेन कर सकते हो एज पर द क्वेश्चन मेंशन टू यू, एज पर द मार्किंग। जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आना चाहिए। तो बच्चे ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चलते हैं, आपके लिए कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट वन इज, द जग कंटेन 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ लीटर इन मीटर क्यूब। जैसे आपने पीछे क्वेश्चन किया है वैसे ही आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सेकेंड इज योर, हाउ मेनी सेकेंड्स आर प्रेजेंट इन 2 days। आपको ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस टू पर्टिकुलर क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बट एटलीस्ट ट्राई फर्स्ट, कोशिश करिए एंड उसका आंसर मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में, और बाकी हम फर्दर चेक करेंगे। एंड अगर किसी ने प्रॉपरली किया है तो दे कैन ऑल्सो मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, प्रॉपरली भी आप आंसर मेंशन कर सकते हो कि आपका क्या आंसर आया है। ठीक है बच्चा, सो that's it for today. I stop my video over here only, and next is our laws, which will be taking in the next video whenever it will be uploaded, and I'll try to make it as soon as possible for you people. But till then, please keep sharing, keep liking, and keep subscribing, and please show your love and support to your dearest teacher if you consider me dearest. Okay, so yeah, just show love, support to me, and over YouTube you can show your love support by subscribing my channel, liking, commenting, and sharing this particular channel, for if you think that the content provided to you is quite good and it could be helpful for the other +2 students. Okay, +1 +2 students, right? So soon I'll be making some +2 related videos also, so I request you to please keep on sharing my channel, and yeah, thank you.